बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा, वालिदैन और प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ वीडियो नंबर 19 के साथ हाजिर हूँ। वीडियो नंबर 19 में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव्स के बारे में और डिफरेंशियल्स के बारे में कि इनका सलूशन क्या है। तो आज की वीडियो में मैंने जो मटेरियल चूज़ किया है वो MCQ नंबर 1 से 15 तक, जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस 1 से 8 तक। तो इनसे मुतल्लिक जितने कवानीन हैं वो हम वन बाय वन इंशाल्लाह शेयर करते हैं। तो इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 3 के सेकेंड ईयर से है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके ये कहूँगा कि अगर किसी किस्म की कोई क्यूरीज़ हैं तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप चाहते हैं कि अपडेट रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई इंफॉर्मेटिव मैथमेटिक्स से कंसर्न जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। तो बढ़ते हैं वेरी इंटरेस्टिंग यानी अहम पोर्शन और इंटरेस्टिंग पोर्शन की तरफ, जो कि MCQ से मुतल्लिक है। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है इफ y is equal to f(x) then differential of the function x is given by the relation। तो कहता है कि इनमें से बताएं कि इन तमाम रिलेशंस में अगर y बराबर है f(x) के, तो जो डिफरेंशियल की वैल्यू होगी वो कैसी है। तो डिफरेंशियल ऑफ x, तो पहली ऑप्शन नहीं हो सकती, दूसरी में फुल डेरिवेटिव है, ये भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है dx इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशियल होता है वो उसके अंदर होने वाली तब्दीली के बराबर होता है। सो dx इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू होगी। डिफरेंशियल ऑफ y इज डिनोटेड बाय जी। अब इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में डिफरेंशियल ऑफ x था, इस क्वेश्चन में y का डिफरेंशियल है। तो देखें, अगर कोई चीज़ y दी हुई होगी तो उसका डिफरेंशियल हमेशा क्या होगा, dy होगा। तो ऐसी सूरत में सी ऑप्शन आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है कि आपको दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, देन डिफरेंशियल ऑफ v। तो देखिए, अगर हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो इधर इसका भी डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, पावर नीचे, पावर में की कमी, और डिफरेंशियल आ जाएगा dx। तो ऐसा आंसर देखें कहाँ है, पहले में नहीं है, दूसरे में, तीसरे में, तो ये डी ऑप्शन में है 3x² dx। तो यही इसका आंसर होगा। फंक्शन दिया हुआ है तो कहते हैं इसकी वैल्यू ढूंढें। आप याद ये रखें, अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया हो, अगर आपने f' की वैल्यू मालूम करनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें लेना पड़ता है f(x) प्लस डेल्टा एक्स माइनस f(x). तो अगर आप जो है वो, और देन क्या होता है, अब वो कहता है कि अगर आपने f(x) प्लस डेल्टा एक्स की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी, इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला फंक्शन उधर ले जाएंगे। तो f(x) इधर आके ऐड हो जाएगा, f(x) प्लस f' इज इक्वल टू f(x) प्लस डेल्टा एक्स। तो अगर आपने डेरिवेटिव किसी फंक्शन का फाइंड करना है तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, और ये ऐसा ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपको। अब वो कहता है कि फंक्शन आपको पहले से क्या दिया हुआ है, φ' इज इक्वल टू f(x). तो फिर देन φ(x). का मतलब इसके ऊपर ये डेरिवेटिव का निशान खत्म करना है। डेरिवेटिव का निशान कैसे खत्म हो सकता है, जब आप इंटीग्रेशन लेंगे। अगर आप इंटीग्रेशन ले रहे ना इसकी, तो इधर इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, तो इस तरह से क्या हुआ, आपने इंटीग्रेशन ली। कहता अगर ये फंक्शन दिया हो, आप देखें φ' को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये φ(x) आएगा, इज इक्वल टू जो भी फंक्शन है। तो ये दरअसल क्या हुआ, ये डैश था, डैश का मतलब डेरिवेटिव है, और ये फाई की सूरत में आंसर है। तो फाई f(x) इज कॉल्ड, आप कहेंगे फाई क्या है, ये बुनियादी तौर पर क्या लिया आपने, इंटीग्रेशन ली है।
ये आपने क्या लिया, इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब 5f(x) इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट, इंटेग्रल ऑफ 5f(x). तो इसका आंसर बी होगा कि ये इंटीग्रेशन के लिए है, इंटेग्रल के लिए है। आगे है जी सेकेंड स्क्वायर nx है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा हो तो ये बराबर हो जाता था टेन थीटा के। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, एन इन्वॉल्व है, तो एन का डेरिवेटिव हमारे पास होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे डिवाइड भी कर दिया और ऊपर हम एन से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो एन है ये दरअसल इस एन एक्स का डेरिवेटिव लें। अगर आप डेरिवेटिव ले लेते हैं ना एन एक्स का, तो फिर क्या होगा, एन बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो इसका मतलब दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल। जब एंगल का डेरिवेटिव आपको पता हो तो सिंपली आपने कुछ भी करना, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह आपने लिख देना tan थीटा। अब एंगल यहाँ पर कितना है, nx, तो ये साथ रहेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऐसा आंसर आपको आंसर डी में दिया हुआ है। अब यहाँ पर कहता है कि अल्फा एक कांस्टेंट है, तो देन इसको इंटीग्रेट करें। तो फंक्शन देखते हैं, ये है cot ऑफ c dy। तो जब उसने कह दिया है कि cot ऑफ अल्फा दिया हुआ है और साथ में dy है, और उसने कह दिया कि अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट होने का मतलब ये सारा का सारा फंक्शन कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो इस कांस्टेंट फंक्शन को बाहर निकाल लेंगे। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, cot ऑफ अल्फा इंटू 1 dy। तो ऐसी सूरत में cot अल्फा बाहर रह जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो y आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऐसी सूरत में ये आपका रिजल्ट होगा। तो इसे आप यूँ लिख सकते हैं कि y cot ऑफ अल्फा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह का आंसर जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है जी सेकेंड टू टेन। अगर आपके पास जस्ट होता है सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसके इंटीग्रेशन के नतीजे में आंसर आ जाता है आपके पास सेकेंड थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें आंसर में सिर्फ सेकेंड होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है एंगल का, कि एंगल कितना होगा। तो एंगल इस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना मौजूद है। तो इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन को हल करें तो यहाँ पे एंगल दोनों में 5 है, और अगर हम 5 का डेरिवेटिव लें 5x का, तो आप देखेंगे डेरिवेटिव लेने पर 5 आ जाएगा, 5 इंटू 1 यानी 5 आ जाएगा। इसका मतलब अगर सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव यहाँ हो तो हमारा मसला हल हो जाएगा, बाकी हमने फंक्शन देख लिया है। तो यहाँ पर हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर है सीकेंट 5x इंटू टेंजेंट 5x, ये हमने वैसे रहने दिए। अब यहाँ पर हम ऐसा कर रहे हैं कि 5 से बाहर डिवाइड कर रहे हैं, 5 से ही अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं dx, ताकि ये जो एंगल है इन एंगल्स का डेरिवेटिव प्रोड्यूस हो जाए। तो अब इसको टेकअप करते हैं, 1/5 है। अब आपको पता है कि सीकेंट टू टेन जो है उसकी इंटीग्रेशन होती है सीकेंट ऑफ दैट एंगल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 1/5 सीकेंट, ये आपके पास देखें ऑप्शन नंबर सी पे कुछ ऐसा ही आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको दिया गया cos 2x, इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो cos 2x को इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या कहा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि एंगल अगर तो सिंपल x है फिर तो आप सॉल्व करेंगे, अगर सिंपल x नहीं है तो फिर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से बाहर डिवाइड भी कर दें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि इस 2x का डेरिवेटिव बना लिया जाए। क्योंकि अगर आप 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2। तो ये फंक्शन है, साथ इसका डेरिवेटिव 2 होना चाहिए। तो डेरिवेटिव 2 बनाने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब इसे आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, एंगल वैसे का वैसे आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम ये देखेंगे कि ऐसा आंसर जो है 1/2 sin 2x जो है ये हमें दिया हुआ है लास्ट यानी डी ऑप्शन में। तो इस तरह आप क्या करेंगे, इसमें डी ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है, ax प्लस बी है, इसकी कुछ पावर दी हुई है। तो कहता है जी इसको इंटीग्रेट करें। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले आप ax प्लस बी का डेरिवेटिव ले लें रफ में, और देखें रिजल्ट्स क्या आते हैं, a इंटू 1 प्लस 0 यानी a आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, पहले तो ये फंक्शन के साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शन मौजूद हो साथ उसका साथ डेरिवेटिव भी हो, तो आप a से मल्टीप्लाई कर दें, बाहर a से डिवाइड कर दें। तो क्या हो रहा है जनाब, 1/a
ये सारा का सारा मौजूद है फंक्शन, जबकि अगर हम आगे बढ़ें तो ये जो a है, दिस इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, ax प्लस b। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, 1/a वैसे रहने देंगे, इसकी क्या होगा, पावर में एक का इजाफा और वही इजाफा नीचे, तो ये इतना ही इजाफा आपने नीचे। तो ऐसा देखें आपको किस ऑप्शन में दिया है जिसके ओवर में a भी हो, इसमें a भी है, n+1 भी है और x प्लस बी रेज़ टू द पावर n+1। तो 10वें सवाल के लिए जो ऑप्शन हो जाएगी वो ऑप्शन ए हो जाएगी। 11वां क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये भी उसी से मिलता जुलता है। आप इसका भी ज़रा रफ में डेरिवेटिव लेके देखें क्या आता है। तो मैं बार बार अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि आप डेरिवेटिव्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपको डेरिवेटिव आते होंगे तो ये मसला नहीं होगा। तो यहाँ हमने पहले फंक्शन का अलग डेरिवेटिव ले लिया, और जब हम डेरिवेटिव 1 कर लें तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आता है, a। तो होना ये चाहिए असूल में कि फंक्शन के ऊपर और नीचे a, यहाँ a से मल्टीप्लाई और यहाँ a से डिवाइड कर दें। तो 1/a बाहर रहने देते हैं, अंदर क्या होगा, a dx आ गया। और आपको पता है कि a dx का मतलब क्या है, कि इट इज द डेरिवेटिव ऑफ ax-1। ओवर में भी क्या है, ax-1, तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव जो है अगर बन जाए तो जस्ट हमने क्या करना होता है, लॉग ऑफ दैट फंक्शन कर देना है। साथ में लिख देंगे क्या, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर दिया हुआ है e रेज़ टू द पावर m dx। तो मैं यहाँ एक बात दोहराता जाऊं कि इस किस्म के फंक्शंस में कैसे चलना है आपने। होता यह है कि e रेज़ टू द पावर m जो है, अब अगर हम इसको लेके चलें तो बुनियादी तौर पर जितना ये पावर अवेलेबल होती है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है e रेज़ टू द पावर m। अब e रेज़ टू द पावर m जो है ना, वो दरअसल एक कांस्टेंट है, लेकिन हमें देखना होगा कि e रेज़ टू द पावर m के साथ अगर x दिया हुआ है तो इसे हल करेंगे, नहीं दिया हुआ तो फिर इसका सोल्यूशन का मेथड और होगा। यहाँ दिया हुआ कहीं नहीं है, आई थिंक सो क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ mx होना चाहिए, क्योंकि इसकी पावर बनती है mx। mx का जब आप डेरिवेटिव टेकअप करें तो ये आना चाहिए m। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ m से डिवाइड कर देते हैं, m से मल्टीप्लाई e रेज़ टू द पावर mx कर देते हैं और साथ में आ जाएगा dx। अब ये इसकी फंक्शन की पावर है और ये इसका डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं वैसे का वैसे, e रेज़ टू द पावर mx प्लस, बस ओके, 1/m e रेज़ टू द पावर mx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह अगर हम रिजल्ट्स को फोकस करें तो रिजल्ट नंबर डी जो है वो इसके मुताबिक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं एमसीक्यू नंबर 15 पर। तो यहाँ आपको दिया हुआ है ई रेज़ टू द पावर लैम्डा एक्स है प्लस म्यू है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो आपको इस फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव, इसकी जो पावर है उसका पता होना चाहिए। तो लैम्डा एक्स प्लस म्यू है, अगर हम इसकी डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होगा, लैम्डा एक्स की जगह 1 और म्यू की जगह आ गया 0, की कांस्टेंट है तो वो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा लैम्डा। तो इसका मतलब इसके जो पावर का डेरिवेटिव लिया तो लैम्डा आया, तो आप क्या करेंगे, लैम्डा से डिवाइड कर दें और लैम्डा से ही अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब होगा ये कि फंक्शन की पावर है और साथ में डेरिवेटिव बन चुका है, तो इसे हम क्लोज करते हुए क्या करेंगे, इसे लिखेंगे ई रेज़ टू द पावर लैम्डा एक्स प्लस म्यू और प्लस डाल देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए 1/लैम्डा कहाँ है, पहले क्वेश्चन में लैम्डा एक्स प्लस म्यू वो भी इसमें मौजूद है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इसमें मौजूद है। तो इसका मतलब आपने ए ऑप्शन को ही टिक कर देना है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स एंड dx ओवर dy। दो चीजें आपने फाइंड करनी है जबकि आपको फंक्शन ये दिया गया है।
तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, फंक्शन की वैल्यू को टेकअप करते हैं। तो फंक्शन है आपके पास एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। तो डिफरेंशियल लेते हैं दोनों तरफ, तो टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ बोथ साइड्स। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन आपको दिया गया है इसका भी डिफरेंशियल ले लेते हैं। तो डिफरेंशियल जाहिर सी बात है आपने हर टर्म का लेना है, जबकि डिफरेंशियल इस 4 का भी लेना होगा आपको। तो 4 का डेरिवेटिव आपको पता है 4 एक कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो इसमें आप चेन रूल लगा देंगे, अपना प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। क्या होता है, पहला वैसे दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे पहले का डिफरेंशियल। नो, हम बहुत हद तक जो हम स्टेजेस हैं वो हम कवर कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या फाइंड करना है। तो अगर आपने यहाँ से आके क्वेश्चन के 2 सेगमेंट बना लेने, अगर आपको चाहिए dy by dx तो वेरी सिंपल, x dy कर दें, इन दोनों को उधर ले जाएं, -1 माइनस वाई डी एक्स। बल्कि अगर हम इन्हें सेपरेट कर लें, क्योंकि हमें dy by dx चाहिए, ये इतना हिस्सा मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएं, y वाली को एक तरफ। तो x dy इज इक्वल टू, क्योंकि इस इधर आपने 1 का डेरिवेटिव लिया तो ये 1 के साथ dx भी आ जाएगा। अब x dy इज इक्वल टू, अब उधर dx कॉमन ले लेते हैं, या पहले स्टेप में वैसे लिख दें तो आ जाएगा -1 dx और माइनस वाई डी एक्स। एक्स डी वाई है, यहाँ से dx कॉमन ले लें और नेगेटिव भी कॉमन लेना है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई डी वाई। अब यहाँ पर आपके पास 2 चॉइसेस हैं, अगर आप dy by dx लेना चाहते हैं ओके ले लें, लेकिन आपको करना क्या होगा, ये वाली टर्म वैसे के वैसे रहेगी 1 प्लस वाई, और ये x इसके ऊपर में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने dx ओवर dy फाइंड करना है, यानी इसका उलट, तो फिर उसका आंसर क्या बनेगा, ये जो x है ये ऊपर चला जाएगा और नेगेटिव इंटू 1 प्लस वाई, ये टर्म नीचे आ जाएगी। इसमें कहता है फाइंड डेल्टा y एंड dy। अब पहले हम y की वैल्यू लिखते हैं जो कि है x स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आपने dy लेना है तो इधर भी डिफरेंशियल की अलामत पुट कर दें और बारी बारी दोनों टर्म में से हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करें, तो 2x dx आ जाएगा। तो dy इज इक्वल टू 2x dx। कहता है x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02। देखें x की पहले वैल्यू थी 3 और फिर x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 3.02 हो गई। तो यहाँ से अगर आपने डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है जो कि dy के बराबर dx के बराबर होगा, तो dx और डेल्टा x एक ही बात है। तो आप क्या करते हैं, 3.02 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.02। तो ये जो 0.02 है ये वैल्यू कहलाएगी डेल्टा x की या फिर कैपिटल dx। तो डिफरेंशियल की वैल्यू आपने निकाल ली। तो अगर आपको dy चाहिए तो सिंपली क्या करें, आप 2x की जगह क्या पुट करना है आपने 3 और dx की जगह आपने 0.02। तो इन दोनों को टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 एंड 6 2 12, तो ये आंसर आ जाएगा 0.12। तो ये कहलाएगा dy। लेकिन अगर आपने डेल्टा y फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, y आपको दिया हुआ था तो आपने y प्लस डेल्टा y मालूम करना है। उधर क्या होगा, x की जगह x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर -1 और माइनस क्या होगा, माइनस इसमें से कर देंगे आप, यानी पहले स्टेप पे आप ऐसा करें कि ये वैल्यू पुट कर दें। अब दूसरे स्टेप में क्या करें, अगर आपको डेल्टा y चाहिए तो ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 1 और फिर माइनस हो जाएगा y। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा y इज इक्वल टू कितना आएगा, x प्लस डेल्टा x की वैल्यू थी 3.02, इसका स्क्वायर ले लें माइनस आगे क्या है जी 1 है। अब y की जगह अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1।
तो इसे आप एक्सपेंड भी कर लेंगे, 3.02 का स्केयर ले लें, -1 माइनस, आप x की जगह पुट करते हैं 3, इसका स्केयर -1, तो खोलते हैं इसे, 3 का स्केयर लेते हैं तो क्या आएगा 3.02 का, तो ये आ जाएगा 9.12 -1 -9 +1, तो इस 1 से ये 1 कैंसिल, बाकी 9.112 में से अगर आप 9 को माइनस करें तो ये 0.12 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट निकला है ये डेल्टा वाई का होगा। तो पहले हमने वैल्यू निकाली थी डी वाई की, वो 0.12 आया था, और अब हमने निकाली है डेल्टा वाई की, इसका भी जो आंसर आपके पास आ रहा है 0.12 आ रहा है, तो आप इसे भी प्रैक्टिस करें। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें ये बताती है, फाइंड जी वाई एंड डेल्टा वाई इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन x चेंजेस फ्रॉम x टू दिस। अब देखें x की इनिशियल वैल्यू क्या है जी, दैट इज 2, और जो x प्लस डेल्टा x है इसकी वैल्यू है 1.8। तो दिस इंप्लाइज दैट कि अगर आपने डेल्टा x फाइंड करना है तो इसे 1.8 में से x माइनस कर दो। अब जनाब x कितना था, दैट वाज 2, सिंपली माइनस करेंगे तो -0.2 ये आपका डेल्टा x होगा। और जैसे कि हमने बात की कि ये जो डेल्टा x है और डी एक्स है दोनों बराबर हैं। चलें आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं। तो आपने पहली चीज फाइंड करनी है क्या, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई प्लस डेल्टा वाई। इसी तरह अगर y प्लस डेल्टा वाई है तो y की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर, तो x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा इसकी जगह, +2, इधर भी 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो अगर आपने डेल्टा वाई फाइंड करना है तो y वाली टर्म को उधर ले जाएं, +2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, माइनस हो जाएगा पूरा का पूरा y। अब y कौन था, ज़रा मैं आपको y कैलकुलेट करके बता दूं कि y जो था दैट वाज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यानी जो x की वैल्यू है वो अगर हम इसमें पुट करें तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, वैल्यूएट करेंगे इट विल बी 4 + 4, तो जनाब हो जाएगा 8। तो y की वैल्यू आ गई 8, तो यहाँ x प्लस डेल्टा एक्स यानी 1.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.8, और माइनस क्या आ जाएगा जी, दैट इज 8। 1.8 का अगर आप स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा जी 3.24 प्लस 3.6 माइनस 8, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 3.84 माइनस 8, यानी फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा -1.16। तो ये आंसर होगा किसका, डेल्टा वाई का। अब अगर आपको फाइंड करना है क्या, डी वाई, तो आप यहाँ डी वाई कर दें, उधर आपने पूरी टर्म का डिफरेंशियल ले लेना है। तो पूरी टर्म आपके पास कितनी है, दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जब हम डिफरेंशियल टेकअप करते हैं तो ये आ जाएगा 2x dx, और इसी तरह 2 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिहाजा dx। तो 2x की जगह 2 पुट किया, dx की जगह -0.2। इसी तरह 2 और फिर -0.2, तो 2 2 4, 4 2 8, इट विल बी -0.8 -0.4। तो इन दोनों को आप सम करें तो इट विल बी -1.2। तो जनाब ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक dy बाई डी एक्स जबकि दूसरी dx ओवर dy। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करेंगे डिफरेंशियल्स को के कॉन्सेप्ट को। तो लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स
आप जब डिफरेंशियल लेंगे एक्स स्क्वायर का, फिर आप डिफरेंशियल लेंगे 2y स्क्वायर का, और इधर डिफरेंशियल लेना पड़ेगा 16 का। तो बारी बारी इन डिफरेंशियल्स को टेकअप करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये 2x dx प्लस 2 इंटू 2y dy, और यहाँ डिफरेंशियल अगर हम टेकअप करें तो 0 आ जाएगा। थोड़ा अगर आप इसे इस तरह कर लें कि डिवाइड कर दें बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ रह जाएगा x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन में हम इसे दो बार लिख लेते हैं। एक दफ़ा x dx इज इक्वल टू माइनस 2y dy लिख लेते हैं। जबकि एक दफ़ा इसी सिंप्लीफिकेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं, x dx इज इक्वल टू माइनस 2y dy। अब क्या होगा, हमने ये अलग अलग क्यों किया है? ये अलग अलग इसलिए किया है कि देखें, आपने पहले फाइंड करना है dy बाय dx। इसका मतलब y वाली टर्म ऊपर रखनी है, x वाली टर्म नीचे। ओके, तो y वाली टर्म ऊपर रखनी है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ x को आप यहीं रखेंगे, 2y को नीचे ले आए, तो x ओवर 2y। ये dx हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो dy बाय dx इज इक्वल टू x ओवर 2y। अच्छा, इसी तरह अगर हम दूसरी स्टेप में बात करें तो दूसरी चीज़ आपने फाइंड करनी है dx ओवर dy, यानी dx यहीं रखना है, dy को इसके ओवर में ले आना है, तो ये टर्म उधर उसके ओवर में चलेगी, यहाँ इज इक्वल टू है जी माइनस 2y ओवर x। तो इस तरह से आपने dy बाय dx भी फाइंड किया। तो देखें जी, dy बाय dx का आया आपके पास, dy बाय dx आ गया, दैट वाज माइनस x ओवर 2y, और dx ओवर dy लिया तो माइनस 2y ओवर x। तो इस तरह आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। यूज द डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज ऑफ दिस। तो इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है, लेट अस सपोज आप फंक्शन को टेकअप करें कि लेट y इज इक्वल टू, अब 17, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से कि फोर्थ रूट है और यहाँ 17, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17 रेज़ टू द पावर 1 ओवर 4। तो लिहाजा जो 17 अननोन है, इसकी जगह हम लिख देते हैं x, और यहाँ 1/4। तो इसको डिफरेंशियल्स के मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हम लेट करना शुरू करते हैं कि हम दरअसल क्या करना चाह रहे हैं, जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं। तो हम पुट करते हैं, अब पावर है 1/4, तो आपने कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसका हम फोर्थ रूट लें तो प्रॉपर आंसर आ जाए। इसमें एग्जांपल ये है कि अगर हम x को 16 पुट कर दें, तो आपको पता है कि 16 का फोर्थ रूट लिया जाए तो आंसर 2 आ जाता है। तो इसका मतलब y की जगह अगर आप यहाँ x की जगह 16 पुट करते हैं, पावर 1/4 लेते हैं, तो 2 की पावर ये 4 बन जाएगा, और टोटल की पावर चूंकि 1/4 होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, यू विल गेट 2। तो इसका मतलब y की वैल्यू 2 है। तो आपने 17 को दो ऐसे हिस्सों में तकसीम कर दिया कि एक हिस्सा जो होना चाहिए वो उस फंक्शन को सेटिस्फाई करे। तो फंक्शन क्या है जी, पावर 1/4 थी, तो आपने एक ऐसा नंबर सोच लिया कि जिसकी पावर 4 लें तो वो इसको सेटिस्फाई कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तो 17 था, आपने 16 लिया, तो इसका मतलब बाकी जो चीज़ होगी वो dx होगी या फिर डेल्टा x होगी, और ये +1 के बराबर होगी, क्योंकि 16 + 1 वो ओरिजिनल क्वांटिटी को पूरा कर देता है, यानी 17। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको y ये दिया हुआ है, अब आपने डिफरेंशियल लेना है अगर, तो आपको डिफरेंशियल इसका भी लेना होगा। तो क्या तरीका होता है जी, 1/4 है तो इसका तरीका क्या होता है, पावर नीचे, पावर में 1 की कमी, यानी 1/4 - 1, और फिर क्या होता है जी dx, यानी सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा, 1/4 x रेज़ टू द पावर -3/4।
इसे आप बटे में ले जाके भी लिख सकते हैं 4x⁴। तो अब आपके पास डिफरेंशियल की वैल्यू आ गई। आप इसमें वैल्यूज पुट करें जी। तो हमने ऑलरेडी देखा कि हमारे पास 1/4 है, x की पावर जो है, x की वैल्यू 2 है, पावर 3/4, और डिफरेंशियल लेने पर चूंकि साथ में dx भी आएगा तो dx की वैल्यू क्या है जी 1। ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, 4, अब 2 की पावर है जी 3/4। तो आपकी मर्जी, आप पहले उसको इवेल्युएट कर लें या उसको। अब जो अंदर इसके x हमने सपोज किया था वो कितना लिया था, दैट वाज 16। तो बल्कि यहाँ आप 16 पुट करेंगे। तो आपको पता है 16 जो होता है ये 2 की पावर 4 होता है, टोटल की पावर 3/4, ये आपस में कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2⁻³ अब 2 की पावर 3 कितना होता है जी 8। तो 1/32 जवाब आ जाएगा जी। तो ये सारा आंसर किसका होगा जी, dy का। अब dy का आंसर निकालने के बाद अब दरअसल आपको कैलकुलेट क्या करना है, y प्लस dy या y प्लस डेल्टा y। y प्लस डेल्टा y का मतलब होता है ये होगा x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ फोर्थ रूट था, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं, तो चूंकि हमें इक्वल वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो अगर आपने y प्लस डेल्टा y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो हम कहेंगे कि दिस वैल्यू विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू y प्लस dy। लेकिन अब अप्रॉक्सीमेशन का साइन आ जाएगा। तो इधर वही है क्या कि x प्लस डेल्टा x ही। और इसका फोर्थ रूट। अब ऑलरेडी हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर हम देखें y की वैल्यू कितनी थी, दैट वाज 2, और dy आपने निकाला है 1/32। इसका एलसीएम ले लें 32, तो ये आ जाएगा 64 जमा 1 65। तो 65/32। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 2.0312। तो ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये वैल्यू दरअसल किसकी निकली है जनाब, ये वैल्यू निकली है y प्लस डेल्टा y की। तो y प्लस डी वाई की। तो y प्लस डी वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इस टर्म के होगा। अब y प्लस डी वाई किसके बराबर था, वो जनाब बराबर था इस क्वांटिटी के। यानी दरअसल आपने फोर्थ रूट निकाला है किसका, 17 का। तो इस तरह से 17 का फोर्थ रूट निकले तो ये होगा। इसे आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, अब चूंकि हम इवेल्युएट करने हैं cos 29 को, तो आप लेट कर लें कि ये जो y है ये बराबर है cos ऑफ लेट अस सपोज कि x के, वेयर अब x कितना एंगल है। x आपने वो वाला एंगल लिखना है जिसको आप पहले से जानते हैं। हम 29 को नहीं जानते। 29 के करीब तरीन एंगल होता है 30। तो 30 का एंगल जो है उसको आप जानते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ 30 पुट करते हैं तो cos 30 कितना होगा, दैट विल बी 0.866। तो जनाब ये वैल्यू हम एग्जैक्टली जानते हैं, तो इसलिए हमने इसे 29 की बजाय 30 में कन्वर्ट कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 30 तो पुट कर दिया, तो बाकी फिर डेल्टा एक्स या डी एक्स कितना होगा, यू विल से 1 डिग्री। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री को जब हम रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस भी आएगा क्योंकि आपने ज़्यादा वैल्यू ली हुई है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, -1 डिग्री की जगह अगर इसकी वैल्यू लिखें तो ये आ जाएगा 0.01745, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू ये होती है। तो इस तरह से डेल्टा एक्स जो है वो, या डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स भी है, डी एक्स भी यही है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.01745। माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये वैल्यू 29 थी, 30 नहीं थी। जब हमने एक्स को 30 लिया तो इसमें डेल्टा एक्स जो डी एक्स जो है उसको नेगेटिव ले लेंगे। अब आगे चलते हैं। अगर आपके पास डिफरेंशियल मौजूद है
y मौजूद है तो आप dy फाइंड करेंगे। तो यहाँ डिफरेंशियल ऑफ cos x लेते हैं, तो जनाब dy अगर आप चेकअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस यानी माइनस साइन एक्स डी एक्स। नाउ साइन x की वैल्यू आप वही 30 डिग्रीज कुछ करें और dx की जगह माइनस 0.01745। तो साइन 30 जी बड़ा मशहूर है, आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है जी 0.5 और अंदर क्या आ जाएगा माइनस 0.01745। तो इस सारे फैक्टर को अगर आप कैलकुलेट करें तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ जाएगा तो बाकी वैल्यू आ जाएगी 0.0087। तो इस तरह से आप dy कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आपको टोटल वैल्यू के लिए जाना है cos 29 के लिए, तो हम ये देख रहे हैं कि हम दरअसल एफ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाले असूल के मुताबिक चलते होते हैं। अब उसके मुताबिक आपको y भी फाइंड करना होता है और dy भी फाइंड करना होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होती हैं। अगर हम बात करें y की, तो y की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, आप जानते हैं कि y की जगह क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, यू विल से कि cos ऑफ x, जबकि dy की जगह क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ बल्कि cos ऑफ x और साथ में आप क्या लिख देंगे dy। अब जो cos x है उससे क्या मुराद है, x चूँकि 30 है तो दरअसल ये लिखा जाएगा cos 30। तो ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन है, इक्वल नहीं होगा, यानी ये तकरीबन बराबर है। और dy आप कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 0.0087 है। तो इस तरह से आप जो वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगी 0.866 और 0.0087। तो यहाँ पर आप एफ एफ एक्स प्लस डी एक्स पुट कर दें या डेल्टा एक्स रहने दें, क्योंकि डेल्टा एक्स और डी एक्स का मतलब एक ही है। अब आपने एवेल्यूएट किसको करना था, cos 29 को। तो ये जनाब cos 29 डिग्रीज की वैल्यू निकली है आपके पास, और इन दोनों को ऐड करने पर फाइनल रिजल्ट आएगा 0.8747। तो जनाब अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो भी आपकी वैल्यू यही आएगी। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि आपके पास 29 था तो 29 को आपने 30-1 की सूरत में तोड़ा है, बिकॉज 29 इसके बराबर होता है। तो हमने नियरेस्ट एंगल लेना है, नियरेस्ट नोन एंगल के जो एंगल आपको पता हो। तो नियरेस्ट नोन एंगल जो 29 के करीब था दैट वाज 30। इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ें तकरीबन रिपीट हो रही हैं कि डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड करने हैं। तो हमने बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलना है। तो इनिशियली में x की वैल्यू 4 दी हुई है और 4 से तब्दील होकर वैल्यू 4.41 हो जाती है। तो इसका मतलब जो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है वो कितनी है, 4.41। तो अगर हम यहाँ से डेल्टा x को एवेल्यूएट करना चाहते हैं तो इसमें से x की वैल्यू हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा जी 0.41। तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू या तो डेल्टा x की है और या dx की है। तो बढ़ते हैं डिफरेंशियल की तरफ पहले हम डेल्टा y ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में उसने dy फाइंड करने के लिए कहा नहीं, ये शायद इजाफी लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो सिर्फ हमें फाइंड करना क्या है, डेल्टा y। तो डेल्टा y के लिए y प्लस डेल्टा y दैट इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x और इधर अंडर रूट। तो अगर यहाँ आप सिर्फ डेल्टा y को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा जी x प्लस डेल्टा x और यहाँ पर आके y माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको पता है पहले से क्या है, तो y की वैल्यू है x अंडर रूट। अब आप जस्ट वैल्यूज़ को पुट करें तो यहाँ आ जाएगा क्या, 4.41, जबकि माइनस आ जाएगा क्या 4, और आपको पता है 4.41 का अंडर रूट कितना होता है 2.1, जबकि इसका अंडर रूट 2। आप डिफरेंस लें यू विल गेट 0.1। तो ये वैल्यू हो जाएगी जनाब डेल्टा y की। तो फाइनली आप इस रिज़ल्ट को अप्रोच कर लेंगे।
जनाब हमारी जो डिफ्रेंशिएशन जो डिफरेंशियल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। आगे हम इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास एक इक्वेशन मौजूद है जो कि दरअसल एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो कि है जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका हम इंटीग्रेशन इसकी कर सकते हैं अगर इसे आप ये इस वक्त इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बना लें। अब प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा करते हैं कि जो टर्म है ऊपर वाली इसको अंदर रखते हैं, जो कि है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो माइनस वन टाइम्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखें साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पर इन दोनों के साइन चेंज हुए तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया जी, +2। तो जब इसको आप यहाँ लिखेंगे तो फिर देखें पैटर्न क्या होगा, यू विल राइट -1 +2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जनाब अब ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे अलग अलग कर लें, -1 dx +2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आपको पता है कि इसमें कुछ टर्म्स कांस्टेंट हैं, तो बड़ी सिंपल हैं। आप -1 की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लें, बाकी रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और आप ये जानते हैं कि ये -x वैसे इस हिस्से को इंटीग्रेट करें तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कब आता है, देखिए जब आप डेरिवेटिव लेंगे ना टेंजेंट का, टेंजेंट इनवर्स x का, तो इसका जो डेरिवेटिव लें तो आंसर आता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब जब इस टर्म की आप इंटीग्रेशन लेंगे तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। तो चूंकि हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं यानी डेरिवेटिव का उलट है, एंटी डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब इसकी जगह लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। तो प्लस हम डाल देते हैं यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमने अगर जो इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको तरतीब भी लगा के इस तरह लिख सकते हैं, 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो आपका प्रीवियस सम दिया हुआ था उसको बड़ा प्रॉपरली सॉल्व कर लिया। तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। तो आखिर में डियर स्टूडेंट्स ये सारे उन शॉर्ट क्वेश्चंस की तफसील है जो आज हमने प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद है आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया होगा, आपको डिफरेंशियल्स लेने आ गए हैं, आपको वेरिएशन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी आ गई है, और आज हमने एंटी डेरिवेटिव्स का भी एक क्वेश्चन किया है। तो होप आप अगले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और अगली एक्सरसाइजेस में हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। So finally, I should say thanks and best luck for your exams. Thank you very much. Assalamu alaikum.